आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आम आदमी की पार्टी की नीतियों के बारे में और मेरठ के बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सह संपादक दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क परमेन सागर जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे अंकुश जी है कि मेरठ की कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य प्रभात में हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। संपादक महोदय, जहाँ तक आपका सवाल है कि मेरठ की कानून व्यवस्था को लेके, जी तो मेरठ नहीं अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश की या देश की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जी हालात बद से बदतर हैं। जिस मेरठ के अंदर हम लोग रहते हैं, यहीं पे आपने अभी किशोर में देखा होगा यूपी के साथ किस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि मेरठ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उन पर पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज होता है। महानगर के जो पदाधिकारी हैं, मारवाड़ी, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, उन पे एफआईआर दर्ज है। तमाम मीडिया संस्थानों में, तमाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। पॉस्को के वो आरोपी हैं पॉस्को एक्ट में, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जहां एक तरफ गरीब को लेके उसकी अगर रेडी ठेले वाले को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, सोशल मीडिया पे आपने देखा यूपी में कैसे एक दिव्यांग को तो पुलिसकर्मी उसको पिटाई कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि गरीब का एक तरफ शोषण किया जा रहा है और कानून पत्थर। जी। आप दूसरा मेरा सवाल है आपसे है, मेरठ के स्मार्ट सिटी बनाने में लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरठ को हर मेरठ वासी, इस मेरठ के जितने तमाम लोग हैं, मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झूठे और खोखले वादों से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। स्मार्ट सिटी के लिए जमीन स्तर पे जाके लोगों को काम करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ इन्होंने लोगों को छलने का, लोगों को बरगलाने का काम किया है। अगर आप किसी भी वार्ड के अंदर जाएंगे इस मेरठ के अंदर, आप जब जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा मेयर यहाँ पे रहे। और जब आप जाएंगे, सरकार डबल इंजन की उनकी सरकार है। एक बारिश नहीं आ जाती, तमाम जगह पानी भर जाता है। सड़कों की हालत बद से बदतर है। सड़कों पे पीवीएस के सामने वाले मेन रोड पे एक सड़क में गड्ढा था और एक बच्चा स्कूटी से जा रहा था, वो गिर जाता और ट्रैक्टर से उसका उस पर चल जाता है। एक्सीडेंट। तो ये सारी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो जल भराव की स्थिति है, चौपड़ों पे जाम है। तो ये सारे के सारे चीजें खोखले वादे दिखा के जनता से वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये जमीनी स्तर पे कब होगा और कब स्मार्ट सिटी बनेगी, आप बताइए। उसके लिए क्या करना होगा? देख भाई, लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना दिया, सारे के अब सारे तो भाजपा के सबसे ज्यादा पार्षद हैं। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है मेरठ में तो। हाँ बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार हुई थी और ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। आप देखिए, अगर आप जाएंगे तो सड़कों का बद से बुरा हाल है। मेरठ के अंदर होर्डिंग माफिया ने पैर पसारे हुए हैं। तमाम जगहों पे होर्डिंग के कारण, गिरने के कारण कई लोगों की जान से उन लोगों को अपनी हाथ धोना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस यहाँ पे मेरठ में मुझे लगता है काम कर रहा है। तो होर्डिंग माफिया पे लगाम नहीं लगा रहे। टैक्स ये लोग अभी हाउस टैक्स के नाम पे इनका व्यक्ति नगर निगम का चला जाता है, व्यापारियों को उत्पीड़न करता है। लेकिन उनको अगर बात आती है कि उनको फैसिलिटी देने की बात करें, तो पता चले कि ये कॉलोनी नहीं आती थी, ये नगर निगम में नहीं है। तो ये सारा ये रोना रोते हैं, धन का अभाव ये लोग हमेशा करते हैं। और अभी नगर निगम की आप देखिए, आज ही तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित है, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है उनकी चीजों को तो प्रस्ताव में ला दिया जाता है। विपक्ष के जितने लोग हैं उनके वार्डों में विकास नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनके दोहरी चरित्र को दिखाने का काम करता है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से जनहित के काम शायद नहीं हो पाएंगे। तमाम पार्षदों, तमाम लोगों को साथ लेकर अगर करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो सके। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल है, मेरठ में जैसे मेट्रो आ रही है, रैपिड आ रही है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और योगी जी का साफ कहना है कि पूरे प्रदेश में उन्होंने कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया है। लेकिन यदि हम तुलनात्मक देखें तो रोजगार उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहां तक आपने कहा कि रोजगार की बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम युवा रोजगार के लिए एनसीआर में जाता है। वो नोएडा की तरफ जाता है, वो गाजियाबाद जाता है, वो दिल्ली जाता है। यहाँ पे रोजगार नहीं, वो गुड़गांव जाएगा, फरीदाबाद करेगा। अगर व्यापक तौर पर हम मेरिट की बात करें, जो मेरिट की इंडस्ट्री को जिस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं मेरठ इस चीज में पिछड़ने का काम इस सरकार ने किया और इन सरकारों ने इसकी अनदेखी की। मेरठ के अंदर पोटेंशियल है, मेरठ के अंदर कैंची का बहुत बड़ा उद्योग है। मेरठ की एक अलग पहचान है, बैंड यहाँ का बड़ा फेमस है मेरठ का। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ मेरठ में जिनको पढ़ाया जा सकता। आभूषण का एक बहुत बड़ा काम यहाँ मेरठ में होता है।
तो इन सब चीजों लेकर सरकार को जरूरत है कि इस पे प्रोत्साहन दिया जाए। अगर हमारा उद्योग धंधा करने वाले, हमारा व्यापारी सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत पड़ेगी और रोजगार की कमी चरम पे है। केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के वादे जनता से समाज को देने का काम करके रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। आज युवा जो है वो हताश और निराश है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अच्छा, जैसे अभी योगी जी का आज का बयान है कि ज्ञानवापी को लेकर के, कि ज्ञानवापी में जो चीज़ें मिल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं ये कि एक मंदिर था, यदि इसे मस्जिद कहेंगे तो बड़ा बवाल होगा। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी की जो आधारशिला है उनको ये सूट करता है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है ये कोर्ट में है, सर्वेक्षण उसका चल रहा है, तो उस पर हमारा कुछ कहना, मुझे लगता है वो जांच जो आएगा, तमाम भारतवासी, हिंदू मुस्लिम एकता को मानने वाले, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मानने वाले लोग, हम लोग बस की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा दे दे के हम लोग बात करते हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता एक होकर एक साथ प्रगति और विकास की बात करते हैं। जब जब चुनाव आता है तो इस तरीके के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उछालने का काम करती है, सुलझाने का काम करती है। हमें लगता है कि जो कोर्ट में ये पूरा ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सब लोगों के लिए मान्य होगा। और इस तरीके से अगर कहते तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ध्रुवीकरण करने का और इन सब चीजों करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे बीजेपी लगातार मणिपुर के मामले में बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, गृह मंत्री का बयान आ रहा है कि हम लगातार विपक्ष से, सभी विपक्ष से बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वे लगातार, और अविश्वास प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया कि ताकि मणिपुर पर बात हो, लेकिन विपक्ष ही रोड़े अटका रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के जो 56 इंच के अपने आप को सीना बताने वाले देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मैं नहीं बोल पा रहा। लगभग 90 दिन और मणिपुर सरकार, मणिपुर में माँ बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किया जा रहा है। और मैं बिल्कुल साफ को इस बात को कहना चाहूंगा, मणिपुर का इनका मुख्यमंत्री नकारा निकम्मा अभी तक पद पे बना हुआ, ये आप लोग, और मतलब इस देश में हो क्या रहा है आप ये सोचने को मजबूर है। मणिपुर की राज्यपाल ने साफ साफ कहा इस हिंसा को रोकने के लिए मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार असफल हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। यहाँ केंद्रीय मंत्री हमारे अमित शाह जी वहां पे जाते हैं, और जब अमित शाह जाते हैं उसके बाद भी वहां पे हिंसा नहीं रुकती। विपक्ष की सिर्फ एक मांग है, और विपक्ष में आम आदमी पार्टी के सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जब जाकर सदन में आवाज उठाते हैं तो उनको पूरी सदन की कार्रवाई से उनको निष्कासित कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो आज भी गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अनशन पे बैठे हैं उसी सदन में। और सबकी, पूरे विपक्ष की, यानी कि इंडिया की ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर पर जवाबदेही तय करें, बताएं मणिपुर कब शांत होगा, मणिपुर में कब शांति बहाली होगी। ये सारे के सारे बुनियादी सवाल है। मणिपुर चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री दुनिया की सैर कर रहे हैं, वो तमाम दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलते। तो ये सारे की सारी चीजें मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है। आप और हम दुखी हैं, हिंदुस्तान के अंदर नारी को हम लोग माँ का दर्जा हम लोगों ने दिया है, और उसके साथ जब इस तरीके की बर्बरता होती है तो इस सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री का बयान क्या आता है वीरेंद्र सिंह का, आपने सुना होगा कि इस तरीके की 100 से ज्यादा घटनाएं, यानी कि एक घटना का सोशल मीडिया पे चल गई। आप और हमारे जैसे तमाम सामाजिक लोग जो दिल रखते हैं, जिनको पीड़ा हुई, आहत हुए, उन लोगों ने जब अपनी बात उठाई तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई। आपको जानते होगा उस महिला के साथ जब बर्बरता हुई उसके बाद 40 दिन लगे 0 FIR से FIR कन्वर्ट होने में। 50 किलोमीटर की वो FIR तय कर 40 दिन तक जाता है। आप सोचिए, महिला को नग्न करके घुमाया गया, उसके पति ने कारगिल में अपने देश की, और उनका बयान आया कि मैंने देश को तो बचाने का काम किया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, अपने परिवार को नहीं बचा पाया। तो आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, देश की सरकार को और मणिपुर की पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सवाल या निशान किस तरीके से लोग मणिपुर को शांत करने का काम किया। मणिपुर की जनता और इस देश की जनता को कभी माफ।
जैसे कि आप लगातार दिल्ली जीतते आ रहे हैं, फिर पंजाब भी जीता, फिर गुजरात में भी कुछ सीटें जीती, तो आपकी जीत का आधार क्या है? देखिए, जीत का आधार मैं थोड़ा सा इसमें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। जी। आप याद कीजिए 2012-13 का वो दौर जब इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे था, तमाम जगह त्राहिमाम लोग कर रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा किया, उस देश की बुनियादी सवालों पे बात की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात की। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली की जनता के बीच में गए तो वो गारंटी लेके गए कि हमें वोट दीजिए, हमें सहयोग करिए, हमें समर्थन कीजिए, हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 400 यूनिट के आगे दाम लेंगे, हर घर को 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम करेंगे, आप बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। और जब ये सारा का सारा वो काम हम लोग कर रहे थे, तो एकमात्र मॉडल दिल्ली का ऐसा था जिसने करके दिखाया कि बात अंकुश चौधरी, संजय सिंह, कपिल सिब्बल जी ने कहते इस देश में एकमात्र सरकार ऐसी है। दैनिक प्रभात के दर्शकों के लिए बड़ा आश्चर्य होगा कि एकमात्र हिंदुस्तान में सरकार ऐसी है जो मुनाफे का बजट देती है, सब कुछ फ्री देने के बाद में, सारी फैसिलिटी देने के बाद दिल्ली की सरकार मुनाफे का बजट देती है। तो हम लोग इस बुनियादी सवालों के साथ में पंजाब में गए, पंजाब की जनता ने हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 117 में से हमें 92 सीटें पंजाब में हम लोग जीते। गुजरात में हम लोग गए तो 5 सीटें हम लोग जीत के वहां पर आए, 5 हमारे विधायक बने, 14% से ज्यादा वोट शेयर बना, और उसी गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी बनने का हमारा रास्ता संपूर्ण हुआ। गोवा में गए तो 2 सीटें हम लोगों को वहां पे मिली, 6 से ज्यादा परसेंट हम वोट मिलाया। मध्य प्रदेश में गए तो रानी अग्रवाल को मेयर बनाया। इस दौर की अगर हम बात करें और अभी यूपी की हम बात करें, जो अभी यूपी के नगर निकाय के चुनाव हुए, इस नगर निकाय के चुनाव में 100 से ज्यादा हमारे पार्षद और सभासद जीते, 10 हमारे नगर पंचायत नगर पालिका में जीते, 50 से ज्यादा लोगों ने जो सभासद जीता वो पार्टी का दामन थामा। तो ये अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता, उनकी उपस्थिति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते उन्होंने शिक्षा की बात की तो वो करके दिखाया। और आज वही मॉडल आप देखिए, कर्नाटक की सरकार ने क्या कहा कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे। बिजली पे उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं करता था, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर कहिए तो उत्तर प्रदेश में है। अभी लोगों को पता भी नहीं है, उनकी उनकी जेबों पे डाका डाल दिया, 50% उन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया। ये सारे सवाल, किसानों को फ्री बिजली देने की बात करते हैं, जबकि किसानों की आर्थिक काट दी जाती है, जबरदस्ती लोग मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का हमको सोचना पड़ेगा। इन लोगों का काम है कि जाति और धर्म संप्रदाय में बांटना, लेकिन आम आदमी कहते हैं कि जो बांटने की राजनीति है, इससे ऊपर उठ के मुद्दों की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की उसी राजनीति को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी पर यहाँ पर परमिंद जी, एक अंकुश चौधरी जी, मेरे 2 सवाल हैं, उसके बाद मैं आपसे शुरू करूंगा। आपकी पार्टी पर जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति आपको जल्दी से राष्ट्रीय पार्टी बना दिया मात्र 10 साल के अंदर, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा, अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ी देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुफ्त की रेवड़ी नहीं, मुफ्त का रेवड़ा देते हैं। और किसको देते हैं? अपने चंद पूंजीपति मित्रों को। इस देश के अंदर 10 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ कर दिया। ये किसका पैसा था? कितने ड्राफ्ट में सरकार चली गई? तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल गरीब जनता को देता है। और दूसरा, सरकारों का काम क्या है? वे लोक कल्याणकारी सरकार होती है। सरकार कोई बिजनेस करने के लिए नहीं होती, सरकार जनता से लिए हुए टैक्स के पैसे को जनता को लौटाने का काम करता है। देश के उस गरीब किसान की अगर उसका 20,000, 50,000 ट्वेल्व का बिल उसने जमा नहीं किया तो उसकी आरसी कट जाएगी, वो तहसील में चला जाएगा, तहसीलदार उसको ले जाके बंद कर देगा। तो ये सारे सवाल हैं। अभी हाल ही की घटना बागपत में एक किसान है जिसने लोन लिया, उसका सेटलमेंट हो गया, उसने पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने उसको नीलाम कर दिया। जब बैंक के प्रबंधक और तमाम लोगों से पूछा कि भाई जो आप लोग इसकी तो आपने नीलामी कर दी, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये बिल्कुल हम लोग हमारे नेता माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बिल्कुल कहा कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बीच के खाई मलाई। ये पूंजीपतियों की सरकार और पूंजीपतियों के लिए काम करती है। परमेन सागर जी, आपने जहां पर समाप्त किया है अंकुश चौधरी जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपने बिजली की बात कही, आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने वहां पर मुफ्त बिजली दी है, वाटर सप्लाई में जो उनको सुविधाएं दी वो भी दी है, रोजगार कितना दिया है दिल्ली सरकार ने युवाओं।
देखिए, दिल्ली सरकार ने रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया है। सबसे ज्यादा अगर डेली वेज जो मिलता है वो दिल्ली में मिलता है, बाकी स्टेट के मुकाबले आप अगर बात करेंगे। और जहां तक आप देखिए, रोजगार अलग अलग सेक्टर में उत्पन्न करने का काम सरकार ने किया, वहां पे तमाम लोगों को फैसिलिटी देने का काम किया। और आप देखिए, रोजगार से सीधा सीधा मतलब होता है व्यक्ति की आय से। अगर किसी घर को 400 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री मिली तो 2 यानी बचा। इस मिनट में हम लोग रहते हैं सरकारी स्कूल में तो छोड़ दीजिए, अगर प्राइवेट छोटे स्कूल में भी पढ़ाएंगे बच्चे तो 2 से 3 हजार। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए तो उसमें स्कूल में बच्चा गया तो 3-4 हजार वहां से उसका बचा। बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसको दुगना करने का काम तो जस्ट डबल दिल्ली में। तो ये सारे की सारी चीजें रोजगार के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी ने काम किया। और दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली की तो आप छोड़ ही दीजिए, यूपी से लोग दिल्ली में रोजगार के लिए जा रहे हैं, इलाज के लिए दिल्ली में लोग जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपको और हमें पता है बेहतर तरीके से। और अरविंद केजरीवाल जी देखिए, सामान्य लोग, सामान्य समस्याओं को जानने वाले व्यक्ति हैं, ग्रामीण परिवेश में पले और बड़े व्यक्ति हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते दिल्ली सरकार पूरी शिद्दत से और ताकत से जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, वर्तमान के तात्कालिक मुद्दे, उन पर दिल्ली सरकार काम करती है। अभी आपने देखे, दिल्ली के सारे मंत्री, अगर दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जो पहाड़ों में वर्षा ज्यादा हुई जिस कारण वहां से बहुत ज्यादा पानी दिल्ली में आया, तो आप देखिए किस तरीके से हमारे तमाम मंत्री सड़कों पे रहे, उन लोगों ने काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश भी आपने देखा होगा, यहाँ पर अभी नोएडा चले जाइए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 328 के लगभग झीलें दिल्ली में बनेंगी और 26 जिले में 26 झीलें बन चुकी हैं, और जिनको मैं देख भी चुका हूँ। अब तो अभी पिछली बारिश में तो पूरी दिल्ली ही झीलों का शहर बन गया। देखिए, ये आपको बात तो आपको नहीं समझनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर जो जल भरा हुआ वो दिल्ली की वजह से नहीं, और दिल्ली में अगर कोई रेन हुई हो, बारिश पड़ी हो, उसकी वजह से जल भरा हुआ। ये पहाड़ों की बारिश हुई, उसका पानी वहां पे आया, इसकी वजह से नोएडा तमाम टैंकरों को जगह दिल्ली पर चला, लेकिन नोएडा की बात नहीं की। वो अगर आप चले जाएंगे पूर्वांचल की तरफ, अवध की तरफ, तो वहां पे किसी ने नहीं बात की। हमारे तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोग जमीनी स्तर पे लगे रहे, खुद मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। और आप देखिएगा, बहुत जल्द तरीके से सरकार उन्होंने एक्शन लिया, दोबारा से सारी व्यवस्था सब करना वहां पे किया। नोएडा में आप मुझे विधायक के साथ क्या हो, पूरा बस्तियां डूबी, कई सारे वहां पे डूब गए, जाने वाला नहीं। आपने और हमने तमाम लोगों से देखी अच्छा, यहाँ मैं अब आना चाहता हूँ मणिपुर पर। आपने और विपक्ष ने बराबर सवाल उठाया है मणिपुर के ऊपर कि वहां पर मुख्यमंत्री की सरकार, जो भाजपा की सरकार है वहां पर, वो पूरी तरीके से विफल है। और विपक्ष के साथ साथ वहां के गवर्नर ने भी वहां पर सवाल या निशान उठाए हैं। यहाँ जो मेरठ में जो घटना हुई, जिसमें एक किशोरी के साथ जो एक सीनियर वकील और दर्जा प्राप्त मंत्री और भाजपा के नगर के महामंत्री जो इसमें आरोपित हुए हैं, उसमें सवाल उठता है कि कोर्ट ने तो फैसला किया, कोर्ट ने तो जो है वो उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, और जो विपक्ष है, विपक्ष आवाज भी उठा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अरविंद गुप्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की और न ही दर्जा प्राप्त मंत्री के विरुद्ध संगठन ने नहीं की है। तो ऐसा है कि विपक्ष मौन क्यों है, और खास करके आप, यानी कि आम जनता पार्टी, आप पार्टी। देखिए, जहां तक मेरठ की बात आपने कही, पॉस्को में मामला दर्ज हुआ, हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से, एडीजी साहब से और तमाम लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, और हम लोगों ने उनसे यही बात रखी कि आप तत्काल इसकी गिरफ्तारी कराइए। संजीव गोयल सिक्का जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो पुलिस की सुरक्षा लेके घूमता है, उस पे मुकदमा पंजीकृत है और फिर भी पुलिस सुरक्षा उसको मिली है। तो ये सारे के सारे सवाल है।
भारतीय जनता पार्टी का आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप क्यों नहीं उठा रहे इस मामले को? नहीं, हमने उठाया। मैं बता रहा हूं। रालोद सड़कों पे है, समाजवादी पार्टी सड़कों पे है, देखिए आम आदमी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए रालोद ने भी यही किया जो हमने किया। रालोद ने कोई सड़क पे कोई प्रदर्शन नहीं किया इसको लेके अभी तक। कल ही क्या है आप देखिए ना, कल ही क्या है मणिपुर पे क्या होगा? मणिपुर पे हुआ है, यानी कि वो मणिपुर वही है ना। हाँ, मिशन वही है। मणिपुर पे हमने भी किया सर। हम लोगों ने टोल प्लाजा भी, जहाँ पे आप तमाम समाचार पत्रों में तमाम जगह खबरें चली, मणिपुर को लेकर हमने भी किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में किया। अभी तो खाली मेरठ की बात नहीं कर रहे, 75 के 75 जिलों में मणिपुर को लेकर हमने किया। और बहुत जल्द दोबारा भी रणनीति बनाई, उस पर भी हम लोग अभी काम करने वाले हैं। मेरठ की वो जो घटना थी, मैं अगर उस पर बात करूं तो उसमें हम लोग एडीएम साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले और तमाम लोगों से, डीएम साहब से इस पे चर्चा हुई। उनको भी हमने अवगत कराया कि आप इस पे कार्रवाई की, नहीं तो आने वाले समय में इस पर पूरा आंदोलन हम लोग करेंगे। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अभी भी अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग इस पर बड़ा व्यापक जन आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को क्या आप ये संकेत देंगे या ये मैसेज भेजेंगे कि इनके विरुद्ध संगठन कार्रवाई करे? बिल्कुल, देखिए ये नैतिकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एक बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ में इन लोगों ने ऐसी दरिंदगी की, ऐसी हैवानियत की, उसके बाद भी ये उसको पदाधिकारी बनाए बैठे हैं। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जब कठुआ में कांड हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे, चिन्मयानंद था तो तब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा हम लोगों ने देखा। कुलदीप सेंगर के साथ वो लोग खड़े थे, ब्रजभूषण शरण के साथ वो लोग खड़े हैं। तो जनता इनको जानती है। ये बहन बेटी के साथ अत्याचार इन लोगों को करना आता है। यही हम लोग कह रहे हैं कि इस पे मेरठ की घटना पे अगर जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई तो हम लोग इस पे बड़ा आंदोलन और इस पे जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। अच्छा, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ता है, हमारे संस्कार से जुड़ता है और देश की सुरक्षा से जुड़ता है, सीमा हैदर। और सीमा हैदर नेपाल की जो हमारा मित्र राष्ट्र है उसकी सीमा को पार करके और उसके बॉर्डर को पार करके और यहाँ आ जाती है और यहाँ आकर के सीमा भावी हो जाती है। क्या देश की सुरक्षा, अगर मणिपुर की भी बात करें तो वो सीमावर्ती राज्य है हमारा, अगर हिंसा हो रही है तो देश की सुरक्षा पे सवाल उठता है। अगर मित्र राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तराखंड और हमारा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जिसकी सीमाएं नेपाल से लगती है वो असुरक्षित होती है। इधर पाकिस्तान, राजस्थान से, उधर जम्मू कश्मीर से, तो क्या पूरा देश हमारा असुरक्षा के घेरे में नहीं आ जाता है? क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की गुप्तचर एजेंसियां? आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? देखिए सदन में तो हमारे तमाम लीडर, तमाम नेता इस चीज को हमेशा उठाते हैं। बॉर्डर स्टेट की जहां तक बात है तो इन लोगों ने क्या हम लोगों पे आरोप लगाया, सेंसिटिव है बॉर्डर स्टेट है। पंजाब देखिए किस तरीके से अच्छे से भगवंत मान जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, रोजगार के अवसर वहां पे पैदा हो रहे, नशे को उन लोगों ने बंद करने का काम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, यहाँ सीमा की सुरक्षाओं की बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उससे अपनी पार्टी से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। एक बॉर्डर स्टेट हम भी है, लेकिन जो प्रदेश की सरकार है वो तो काम कर रही है अगर हम अपनी बात करें, लेकिन देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं ये सवाल है पूरा का पूरा। अगर बड़े परिदृश्य में आप देखें, देश के गृह मंत्री तथाकथित चाणक्य जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको चाणक्य मानते हैं उसकी चाणक्य नीति कहां चली जाती है? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अगर पाकिस्तान से चल के नेपाल के रास्ते कोई महिला हमारे देश में आ जाती है और यहाँ की एजेंसीज को पता नहीं चल पाता, और आज भी वो बैठ के टीवी पे इंटरव्यू, अरे बताइए इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा। अगर सीमा हैदर का इंटरव्यू चल रहा है उससे काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि देश की एजेंसी को सामने आके बताना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत। लेकिन किस तरीके से महिला मंडल ने उनको भाभी बताना, ये सारी की सारी मुझे लगता है लोकतंत्र में थोड़ी गंभीरता और संजीदगी की जरूरत है। समय अब हमें इतनी ही इजाजत देता है कि हम आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मेरठ अंकुश चौधरी से इतनी ही बात कर सकें। और हमने आज उनसे
रोजगार पर बात करी, हमने उनसे सीमा सुरक्षा पर बात करी, उनसे हमने भ्रष्टाचार की बात करी, उनसे हमने आगे की रणनीति की बात करी। लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार को, विपक्ष को भी गंभीरता से लेना चाहिए और उनके दिए गए सुझावों पर अमल करना चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके और उन्हीं की पार्टी को मजबूती मिल सके। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।